नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सहित देश भर में मरकज के जमातियों के कारण कोरोना संक्रमण फैलने की खबरों का इंदौर से कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री भी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में इंदौर में हालात बिगड़ने के लिए जमातियों और पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। गंभीर आरोप भी लगाया उन्होंने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 22 मार्च के पहले जमातियों को लेकर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार जिसके मुखिया कमलनाथ ने उनका आरोप है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कि कमलनाथ सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कमलनाथ सरकार, डॉक्टर मिश्रा का ये भी आरोप है कि वो आईफा अवार्ड और इस तरह के बड़े इवेंट को लेकर उलझी रही और कोरोना जो कि एक बड़ी चुनौती और एक गंभीर मसला था उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि इंदौर में जमातियों को भर दिया गया, ये भी आरोप है उनका, इसलिए हालात बिगड़ गए। स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और कांग्रेस ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है। क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने, ये भी सुनिए। नरोत्तम मिश्रा जी, आपको जवाबदारी मिली है, आप कोरोना पर नियंत्रण पाइए, न कि इस समय राजनीतिक बयानबाजी का अवसर है। और आईफा अवार्ड की बात करें तो आईफा अवार्ड तो पहले कैंसिल हो गया था। आईफा अवार्ड तो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को देखते हुए पहले ही निरस्त करने की, स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। कोरोना के लेके तो कोई सरकार तैयारियों में लगी नहीं थी। हाँ, सरकार जरूर लगी थी कोरोना पर नियंत्रण को लेकर तैयारियों में, लेकिन आप नहीं चाहते थे, आप तो सरकार गिराने में लगे थे, आप तो कोरोना को डरना बता रहे थे। इस तरह के बयानबाजी के पहले वास्तविकता पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि कोरोना के पीछे यदि कोई कारण है तो वो आपका सरकार गिराने में लगे होना, लॉकडाउन का देर से लागू करना और आपकी सत्ता लोलुपता से मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ा है। पूरी इंदौर, जिस इंदौर के अंदर जमातियों ने अपना डेरा जमा लिया, पूरी इंदौर को जमातियों ने भर दिया और संक्रमित कर दिया, कोई और दोषी नहीं है इसमें। ये सब 22 तारीख के पहले के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं। 22 तारीख तक मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी। कोई कमलनाथ जी ने स्वयं ने बैठक नहीं ली कोरोना को लेकर, चीफ मिनिस्टर होते, जबकि इनके नेता ने 12 तारीख को इनसे आग्रह किया था, राहुल गांधी जी ने। पता नहीं इटली के कारण किया, काय के कारण किया। और उसके पहले 1 महीने पहले से केस पकड़ में आ गया था। वैश्विक महामारी की और चीन में बुहाना जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन यहां मध्य प्रदेश की सरकार सलमान की चिंता कर रही थी, जैकलिन की चिंता कर रही थी, और इंदौर में आईफा कैसे हो इंदौर के अधिकारी चिंता कर रहे थे। इंदौर में जमाती आ गई, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। तो आपने देखा कि ये गंभीर आरोप मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लगाए हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं, आइए उनसे मुलाकात करें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, कृषि मंत्री बीजेपी सरकार में कमल पटेल जी, जो काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में, और जो जमात इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की काफ़ी एपिकल तौर पर काम कर रही है, उसके प्रतिनिधि राजनेता हैं। बहुत स्वागत है आपका पटेल साहब। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, जो अपनी गंभीर वाणी और अपनी विचार प्रवाह के लिए पहचाने जाते हैं, उनका भी स्वागत है। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक शिवनराग पटेरिया जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पटेल साहब, पहली टिप्पणी आप ही की। एक जंग जो कोरोना के खिलाफ चल रही है, उसके बरक्स, उसके मुकाबिल एक जंग सियासत की भी है जो लड़ी ही जाती रहेगी। ख़ासतौर से मध्य प्रदेश के जो 2 चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी हैं, क्योंकि 2 ही दलों की राजनीति का एक केंद्र बिंदु वाला राज्य है। किस तरह से आप देखते हैं कोरोना को लेकर उसको एक इग्नोरेंट एटीट्यूड का आरोप लगाते हुए जिस तरह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आए हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, अब शरद जी, बहुत ईमानदारी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पटेल साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ। जी, मैं पटेरिया साहब से बात करके मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी जी जी
जो पिछली सरकार थी, अगर उसने टाइमली एक्ट किया जाता तो मुझे लगता है चीजें बहुत नियंत्रित हो जाती। एक जुमला मैं अक्सर इस बात को लेकर कहता हूं कि युद्ध के मैदान में घोड़े और सेनापति नहीं बदले जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि कोरोना जब दस्तक दे रहा था तो हमारे यहाँ सेनापति भी बदले गए, यानी डीजीपी चीफ सेक्रेटरी भी बदले गए, घोड़े यानी मैदान में दौड़ने वाले कलेक्टर एसपी भी बदले गए, और वो प्रक्रिया बाद तक चलती रही। मुझे लगता है इस पर अगर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाता तो चीजें आज बहुत बेहतर हो सकती थी। जमातियों का तो है ही सारा मामला, लेकिन जमातियों के होने के बावजूद भी हमारा जो रिस्पांस सिस्टम है वो और भी बेहतर हो सकता था। कोई इसमें खराबी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से बात की जाए तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार तो और हो सकता था। आप चाहें तो कैलाश विजयवर्गीय के संदर्भ को आप ले सकते हो, उन्होंने खुद कहा कि इंदौर में और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है इंदौर को और बेहतर किया जा सकता था। जी, कमल पटेल साहब आप अपनी बात रखें। जी, फिर मैं चौधरी साहब की टिप्पणी लूंगा, कांग्रेस जिसकी तरफ ये आरोपों की तोप मुड़ी है। जी कमल पटेल साहब, पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, पटेरिया जी ने कहा वो भी सही कहा, क्योंकि मैंने खुद ने कमलनाथ जी का इंटरव्यू देखा था। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना मध्य प्रदेश में आ गया है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या तैयारी है आपकी, तो उन्होंने कहा कोरोना को जाने दो, अभी तो राजनीति कोरोना से निपटने दो। यानी इतने हल्के में लिया था मुख्यमंत्री जी ने, उसकी सीडी वीडी सब चैनलों में चला है वो। तो इसलिए इनकी लापरवाही की वजह से, और उस समय आईफा अवार्ड और जैकलिन के साथ और सलमान के साथ फोटो खिंचा रहे थे, उसके बाद ट्रांसफर उद्योग में लगे हुए थे, और फिर सरकार में जो आपस में द्वंद्व था उसको बचाने में लगे थे। कोरोना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और इसी के कारण मध्य प्रदेश में ये संकट आया। लेकिन मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि उन्होंने जैसे ही शपथ ली, सबसे पहले उन्होंने सर्वाधिक प्राथमिकता कोरोना का दी, और उसको संकट को नियंत्रित करने के लिए, उसको निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं जुटाई जो कमलनाथ जी के समय कुछ नहीं थी, और सारी व्यवस्था जुटाने के बाद में उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया, और अभी नियंत्रण में है। हालांकि इंदौर, भोपाल, उज्जैन में गंभीर है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया। ये तो सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर कमलनाथ जी रहते तो क्या मालूम इस समय कितना विस्फोट होता। चौधरी साहब, आपने सुनी कमल पटेल साहब भी बिल्कुल तुर्की ब तुर्की जो बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कही है, वही आरोप का स्वर उनका भी है, उतना ही तीखा, उतना ही हमलावर। आप किस तरह कहेंगे, क्या इस पर जवाब देंगे? बीजेपी का गंभीर आरोप है कि कहीं उस समय विचार ही नहीं था कोरोना को लेकर। हालांकि राजनीतिक जंग थी, और जंग बीजेपी और कांग्रेस दोनों की थी, और बीजेपी भी इस जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। कोरोना के चलते युद्ध विराम के लिए उसकी तरफ से भी पहल नहीं हुई, लेकिन ये राजनीति है, और राजनीति में जब युद्ध लड़े जाते हैं तो जीतने के लिए लड़े जाते हैं। बहरहाल, आप क्या जवाब देंगे? जी। कमल पटेल भाई को तो बधाई देता हूं, और मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। धन्यवाद भाई। जी, ऐसा है कि देश की आजादी के पहले भी ऐसी ताकतें हिंदुस्तान में थी जो धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहती थी, और देश के वोट कैसे लिए जाएं बहुसंख्यक समाज के, ये चाहे वो मुस्लिम लीग रही हो शरद भाई, चाहे हिंदू महासभा रही हो, चाहे उसके पीछे अन्य जो ताकतें हैं जो आज फलीभूत हो गई देश में जी, उनकी जो मंशा रही हो, उनका मंतव्य हमेशा ये रहा कि हम हिंदू मुस्लिम को अगर बांट देंगे तो मुस्लिम जो बहुसंख्यक है वो हमारे पक्ष में मतदान करेगा। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि 70 साल बाद ये लोग अपने उस मंसूबे में कामयाब हो गए। अब मैं आता हूं नरोत्तम मिश्रा जी के बयान के ऊपर। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई थी 22 मार्च को। मेरे भाई, पहले तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, आप इस प्रदेश के मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। दिल्ली में जमाती इकट्ठे हुए, दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। शरद भाई, हिंदुस्तान में पहली बार 30 जनवरी को एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो केरल का छात्र जो वुहान से आया था हिंदुस्तान वापस। उसके बाद पहली बार आप ट्रंप की खुशामद में लगे रहे, आपने रेड कारपेट बिछा दिया, आपने ये नहीं देखा कि नवंबर में शुरू हो गया था, आप उनकी खातिरदारी में लगे रहे। मेरा मानना यह है कि 3 मार्च को पहली बार, मार्च को पहली बार
भारत के प्रधानमंत्री ने अपना ट्वीट किया और ये कहा कि भारतवर्ष के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब जब भारत का प्रधानमंत्री आश्वस्त कर रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है और वही ट्वीट करके 12 तारीख को राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ी अव्यवस्था फैलने वाली है, आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है, कोरोना का बहुत महामारी आने वाली है, उस पर कोई नोटिस नहीं लिया। मेरा मानना यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी ये जो बात कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, तब तो नरोत्तम मिश्रा जी शरद भाई ये कह रहे थे कि कोरोना के डर के मारे भाग रहे हैं, अब कोरोना का बचाव करना, कोरोना से आड़ लेना चाह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि दिल्ली की सरकार जो बैठी है, गृह मंत्री की लापरवाही है। अगर मरकज के लोग भी समय पर नहीं पकड़े गए तो गृह मंत्री का फेलुअर है दिल्ली का। और हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आता जी। अगर समय पे शरद भाई बाहर से आने वाली फ्लाइट बंद कर दी जाती, चेक कर दी जाती, उनका क्वारंटाइन हो जाता वही एयरपोर्ट पे जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं। लेकिन भारत का क्या दुर्भाग्य है कि तब तक हम रेड कारपेट बिठाने के लिए लगे रहे और ट्रंप के लिए हमें ध्यान ही नहीं रहा इस बात का। तो ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है, आज जिसको व्यवस्था करना चाहिए वो दूसरे पे मर रहे हैं। भाई अपनी व्यवस्था आप क्या कर रहे हैं? मेरा अनुरोध ये है कि आप फेलुअर हो रहे हैं, आपके पास ना तो व्यवस्था है, आप अब सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। इस पे ये गंभीर आरोप है पटेल साहब, गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस ने भी। चौधरी साहब का गंभीर आरोप है ये, ऊपर से भी आया है, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की तरफ से भी आरोप आया। जी क्या कहेंगे आप? कम्युनलिज्म की तरफ इशारा कर रही है, इशारा क्या साफ आरोप है? जी 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 सुनिए, मैं राकेश भाई से ये कहना चाहता हूं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि जमातियों के कारण ये मध्य प्रदेश में फैला है। ये तो सारे समाचार पत्रों में, मीडिया ने, और जो पकड़े गए उसके माध्यम से आई बात है। सारे लोग कह रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है कांग्रेस के सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि जमातियों के कारण ये राजस्थान के अंदर फैला है। उसका जवाब दे राकेश भाई, क्या वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर कह रहे हैं सचिन पायलट जी? जी बोलिए राकेश जी, कोई जवाब? अगर कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ जी पूरी दुनिया में चाहे चीन से आया, वुहान से आया, हिंदुस्तान में वुहान से छात्र आया केरल में 30 जनवरी को, और केंद्र की सरकार आंखें मूंदे देखती रही। मेरा मानना यह है कि अगर समय पर, मैं फिर कह रहा हूं हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों से कि इस बात को विचार करिए, अगर 30 मार्च के बाद हिंदुस्तान में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट रोक दी जाती, क्वारंटाइन कर दिया जाता विदेश से आने वाले बच्चों को, तो ये महामारी हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों में की भूमिका तो राकेश जी उससे इनकार नहीं करेंगे, आपकी जमातियों की भूमिका तो रही। बेशक उनका एक जगह इकट्ठा होना, उनका वहां पे और वहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, 30 और 1 तारीख को, 30 अप्रैल को और 1 मार्च को वो लोग वहां से निकले हैं। मेरा मानना यह है कि इसमें भी फेलुअर किसका है शरद भाई? मध्य प्रदेश की तात्कालीन सरकार का या दिल्ली में बैठी हुई सरकार का है? दिल्ली में अगर जमाती इकट्ठे हैं तो चलिए कमल पटेल जी की एक छोटी टिप्पणी लेके मैं पटेरिया साहब की तरफ आऊंगा। जी कमल पटेल साहब, आपने सुनी चौधरी साहब की बात पूरी। जी पटेल साहब। शरद भाई जी, मैं राकेश भाई से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो आरोप लगाया कि सांप्रदायिकता, धर्म को आधार पर लड़ाओ और वोट प्राप्त करो, ये जो बात कही उसका जवाब दे रहा हूं कि सचिन पायलट जी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि जमातियों के कारण राजस्थान के अंदर हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब कमलनाथ जी से पत्रकार प्रश्न करते हैं कि कोरोना का संकट आ गया, यहाँ भी मध्य प्रदेश में आ गया, इस पे आपका क्या कहना है? तो उन्होंने हाथ करके जाने दो कोरोना को, अभी तो राजनीतिक कोरोना से निपटने दो। यानी कितना इसका जवाब देना कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा। और मीडिया ने कहा है कि जमातियों के कारण हुआ है, जमातियों के कारण हुआ है, सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा और इसलिए हमको आप सांप्रदायिक कैसे कहते हैं? सबसे बड़े सांप्रदायिक होते कांग्रेस है जी। तो आरोप और कमलनाथ जी के कारण मध्य प्रदेश में स्थिति बिगड़ी है। शिवराज सिंह जी ने तो उसको कंट्रोल किया है। अगर कमलनाथ जी अब तक मुख्यमंत्री रहते तो हजारों लाखों की संख्या में जाता। जी तो मुख्यमंत्री शिवराज जी को धन्यवाद दो कि उन्होंने आते से पूरा प्रशासनिक तंत्र को कसा और पूरी व्यवस्थाएं जुटाई, और जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रित है जी। और अभी पटेल साहब, आने वाले समय में इसको पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे। राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये तो राजनीति का एक हिस्सा है और ये चलेंगे भी, और निश्चित तौर पर सवाल और जवाब होने भी चाहिए पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। आप किस रूप में देखते हैं कि मार्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना था
निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर, और कुछ राज्यों में भारत में उसके खिलाफ तैयारी भी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में उस समय एक एक राजनीति की लड़ाई चल रही थी, और वो लड़ाई भी ऐसी भयानक थी कि उस लड़ाई में एक तरफ एक सरकार का वजूद दांव पर लगा था, और दूसरी तरफ जो पार्टी थी बीजेपी, वो ये देख रही थी कि ये सरकार गई और उसका सत्ता में आना इस सरकार के पतन से ही तय होगा। ये भी राजनीति का हिस्सा है, और इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये जिम्मेदार। बहुत सारे कारण हैं जिस पर बहुत पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि राजनीति में ये जो एक बात हमें, क्या मैं ये नहीं कहूँगा सीखनी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि लार्जर इंटरेस्ट में बहुत बड़े फैसले इस देश में राजनेताओं ने अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए हैं, लेकिन अभी क्या आप उसमें कुछ कमी देखते हैं कि जब प्रदेश हित और राष्ट्र हित की बात हो तो शायद इस लड़ाई को भी कुछ टाला जा सकता था और केंद्र बिंदु बनाया जा सकता था कोरोना को? क्या ये चीजें अभी हमें हमारी राजनीति में आज के दौर में कुछ कम हुई हैं? सर जी, बहुत ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा, एक कालगति है, और राजनीति की गति और कालगति जब चलती है तो आप उसे कुछ नहीं कह सकते हैं। एक तरफ सरकार को उलटने की तैयारियां चल रही थी, एक तरफ सरकार को बचाने की तैयारियां चल रही थी। उस दौर में जिसके भी बयान आए, चाहे बीजेपी के नेताओं के आए या कांग्रेस के नेताओं के आए, मुझे लगता है वो इसकी गंभीरता को समझ ही नहीं पाए, और जब मुसीबत सर के ऊपर आन पड़ी है तब सारी तैयारियां हो रही हैं, सारी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। मुझे लगता है राजनीति का एक बेहतर चेहरा हमारे सामने होता कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर इस लड़ाई को अंजाम देते। अभी भी वो विकल्प खुला है जी। निश्चित तौर पर मुझे बहुत अफसोस होता है कि मध्य प्रदेश में तमाम बड़े धुरंधर राजनेता हैं, धुरंधर प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन अब समितियां कब बन रही, 20-25 दिन बाद बनी हैं। आप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी एक साथ बात करके एक समिति बना सकते थे, पॉलिटिकल डायलॉग कर सकते थे, और पॉलिटिकल वर्कर्स को मैदान में उतरना चाहिए था, सरकार को असिस्ट करने के लिए, पुलिस को असिस्ट करने के लिए, रेवेन्यू अफसर्स को असिस्ट करने के लिए, नगर निगम की पालिकाओं को असिस्ट करने के लिए। अभी हाल में किसी मुल्क का मैं आपने हिंदुस्तान का एक चित्र देख रहा था जहां पर राहत सामग्री टेबलों पर रखी है, लोग उठा के जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो लोग झंडे और पोस्टर के साथ सामग्री को बांट रहे हैं। मुझे लगता है इस दौर में पॉलिटिकल माइलेज से बचने की कोशिश होना ये चाहिए कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को एक युति बना के एक दायित्व अपने सर पर मानते हुए, मध्य प्रदेश के सर पे कर्ज मानते हुए बढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी जगह खतों किताबत हो रही है। एक तरफ आरोप है, दूसरा प्रत्यारोप है। पटेल साहब, बड़े मन की जरूरत है, और बीजेपी केंद्र में दूसरा टर्म है, और बड़ी आपके पास एक बड़ी टॉल लीडरशिप है। नरेंद्र मोदी जी इस समय वैश्विक परिदृश्य पर चमकते हुए नेता हैं, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के बारे में 13 साल एक शानदार उनका कार्यकाल रहा है, और आपकी भी टीम को मैं देखूं, आप भी उसी टीम का हिस्सा हैं जो शिवराज जी जिस भारतीय जनता युवा मोर्चा की लीडरशिप से निकले हैं। आप, कैलाश विजयवर्गीय जी, अजय विश्नोई जी, गोपाल भार्गव, ये तमाम वो लीडर हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति का मुस्तकबिल बनकर बीते 10, 15, 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में है। बड़ा मन, राजनीति में बड़ा मन। अटल जी अक्सर कहते थे, कविता का जिक्र करते थे कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। बड़े होने के लिए तो सर ये मौका बहुत आदर्श है, क्या कहेंगे सर? तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बड़ा दिली तो रखा है, सबको लेके चल रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं, समाज सेवियों का, जनप्रतिनिधियों का, प्रशासनिक, मीडिया का, और सब मिलकर इस समय संकट जब परिवार पर संकट आता है तो पूरा परिवार एक हो जाता है और उस संकट से जूझता है। आज भारत के ऊपर या मध्य प्रदेश पे या हमारे यहाँ संकट आया, उससे हम पूरा मध्य प्रदेश एक परिवार है, 7.5 करोड़ जनता, और उस संकट से हमको लड़ना है और लड़ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक, मैं बधाई देता हूँ 7.5 करोड़ प्रदेश की जनता को। जी जी नहीं, बैठक की तो स्थिति अभी है ही नहीं ना इस समय, तो हम कैबिनेट की बैठक भी एक साथ नहीं कर सकते, दूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम जिलों में बात कर रहे हैं, संभाग में बात कर रहे हैं, समाज सेवियों से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं, चिकित्सकों से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, और सब मिलकर इस संकट से निपट रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर रहे कि इस संकट को हम जल्दी दूर करें और कोरोना पर विजय प्राप्त करें और लोगों की सुरक्षा और उनको स्वस्थ रखें। बिल्कुल ठीक है सर। और मां नर्मदा का जो विषय आपने उठाया था, उस विषय पर भी आपकी निगाह बराबर है, क्योंकि बहुत संवेदना से आपने बीते समय में वो विषय उठाया था।
और उस विषय ने काफ़ी मध्य प्रदेश में खलबली भी मचाई थी, उस विषय पर भी आपका ध्यान रहे। पर्यावरण संरक्षण और मां नर्मदा इस मध्य प्रदेश की बिल्कुल, जीवनी बिल्कुल। शक्ति है और आपने बहुत ताकत से वो विषय उठाया था। तमाम वो रहेगी। जी राकेश जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, संक्षेप में 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी। मैं शरद भाई यही कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता से जी। कि आज 32-33 दिन हो गए लॉकडाउन को। इस प्रदेश में अभी तक तो मजदूर गरीब आदमी परेशान हो रहा था, उसको राशन नहीं मिल रहा था। 33 दिन बाद ये स्थिति हो गई है कि अब मध्यम वर्गीय वर्ग भी परेशान है, वो परिवार भी अब दुखी हो रहा है, भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शिवराज सिंह ने शपथ लेने के बाद आज तक गरीब आदमी के घर में अन्न नहीं भेजा है। आप भिंड में चलिए मेरे साथ, कई परिवार भूखे रह रहे हैं। सर, एक इनको सकारात्मक चाहिए कि भूमिका समय की भी रहते बात हो जाए, ये आरोप मैं प्रत्यारोप आपका मैं अधिकार है जी। सकारात्मक भूमिका का तात्पर्य ये है कि हमसे जो बन रहा है वो कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में चाहते, आपने जो प्रश्न किया कि विपक्षी लोगों को साथ लेके विचार करें, मध्य प्रदेश में गेहूं का भंडारण वितरण करें, अब मध्यम वर्गीय परिवार विचलित हो जाएगा। इनको जो करना चाहिए था, इनको 20 दिन मिल गए, 25 दिन इसके लिए, और ये लोग इस पे नकारा साबित हुए हैं, असफल साबित हुए हैं। इसलिए अभी तक ये व्यवस्था नहीं कर पाए गरीब आदमी की। और ये जो त्रासदी है ये भयावह है। वो तो भला हो सामाजिक संस्थाओं का, भला हो ऐसे लोगों का जो आगे बढ़ के आए, जो स्वयं के अपने पैसे से खर्च करके जगह जगह भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हम उनको नमन करते हैं मध्य प्रदेश के लोगों को, और धिक्कारते हैं मध्य प्रदेश की सरकार को जो गरीबों को अन्न मुहैया नहीं करा पा रही। चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद कमल पटेल साहब और धन्यवाद पटेरिया साहब। तो कुल मिलाकर राजनीति है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तो ये बदस्तूर चलता रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप मध्य प्रदेश के एक व्यापक हित के लिए अपने निहित जो राजनीतिक स्वार्थ कह लें उसको, या इंटरेस्ट कह लें, या फिर एक इंक्लिनेशन कह लें अपने हितों के प्रति, उससे ऊपर उठने की भी एक ज़रूरत है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार की हो या फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की हो, और ये दोनों के लिए रेट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण का वक्त है।